नमस्कार, IND24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। पहले तो आप सभी को साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। वहीं अगर बात करें, महापुरुषों ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। हम सभी शिक्षित बने और समाज से अशिक्षा के कलंक को खत्म करें। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। मानव विकास और समाज के लिए ये अभियान उनके अधिकारों को जानने और साक्षरता की ओर बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भोजन की तरह ही शिक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, बाल मृत्यु दर को कम करना, गरीबों का उत्थान करना, इन सब इत्यादि जैसे मुद्दों पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। साक्षरता में वो क्षमता है जो हमारे परिवार, समाज और देश को प्रतिष्ठा की ओर ले जाती है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को ग्रहण करने की और लोगों को बढ़ावा देना है। साथ ही अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है। लेकिन यही नहीं, हम आपके लिए एक्सपर्ट्स के साथ इन विषयों पर चर्चा भी करेंगे और वहीं हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगी जवाहर सूरी शेट्टी जी की। ये शिक्षाविद हैं और वहीं हमारे साथ एक्सपर्ट अजय दुबे, समाज सेवी, जुड़े हुए हैं। आप दोनों का हमारे चैनल IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि साक्षरता दिवस की, विश्व साक्षरता दिवस पूरे देश भर में 8 सितंबर को मनाया जाता है। सन 1966 में पहला विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था और आज भी हम साक्षरता दिवस उसी तरह मनाते आ रहे हैं। तो अगर हम लगातार इतने सालों से साक्षरता दिवस मना रहे हैं तो कितना आगे बढ़ चुके हैं हम साक्षरता में? सूरी सर, पहले आप बताइए, आपसे जानना चाहूंगी। आंकड़ों के हिसाब से तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और ये दिखता भी है कि पहले जो ग्रामीण इलाकों में रुझान कम होता था पढ़ाने का, आजकल वो माँ बाप उनको प्राइवेट स्कूल में भी भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस वजह से लगता तो ऐसा है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और जरूरी है बढ़ना। लेकिन आज की तारीख में अगर हम पिछले जब से मना रहे हैं 66 से 55 साल हो गए हैं, तो 55 सालों में जो रास्ता तय किया है एक नए देश ने, वो काबिले तारीफ है। और जो तकलीफें हैं उस देश में वो अलग है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो यात्रा तय की है वो अच्छी है। जी अजय सर, आप बताइए कि इतने सालों से हम साक्षरता दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज हम किस मुकाम पर हैं साक्षरता को लेकर? हमारा देश, हमारा प्रदेश कितना आगे बढ़ा है? साक्षरता दिवस की जो औपचारिकता है वो निश्चित तौर पर सरकार को अच्छी लगती है। हर वर्ष आयोजन होता है, घोषणाएं होती हैं, आंकड़े जारी होते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि साक्षरता सही मायने में हुई है क्या, या साक्षरता सार्थक है। मैं उदाहरण दूंगा, कुछ दिन पहले नरसिंहपुर जिले में 100% साक्षरता की बात आई, लेकिन वहां पर जो मनरेगा के मजदूर थे वो अंगूठे से अपनी जो भी भुगतान होता था उस पर वो लगाते थे। सरकारी आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो सबसे कमजोर वर्ग है, जहां शिक्षा का प्रकाश उसके संवैधानिक अधिकार की रक्षा करे। इस लोकतंत्र में एक मजदूर, एक गरीब, उसको जो वेतन मिलता है, उसको जो मजदूरी मिलती है, उसको वो ईमानदारी से शासन से प्राप्त कर सके, उसका शोषण न हो, वो अपनी अभिव्यक्ति कर सके। यह जरूरत आज भी है और बहुत बड़े स्तर पर है। सरकारी विभागों के जो सर्वे और आंकड़े हैं वो निश्चित तौर पर हकीकत से बहुत दूर हैं और मेरा कहना है कि साक्षरता अब सार्थक हो, इस पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। जी सर, ये जानना चाहूंगी कि साक्षरता, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमें पढ़ना लिखना आता है, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं या हम चीज को समझ सकते हैं। साक्षरता इसमें भी है कि भाई सरकार क्या योजनाएं चला रही है, हम उसे भी जाने ताकि हम आगे बढ़ सके, हमारा भरण पोषण हो सके। इससे कितना सहमत हैं आप दोनों, बताइए। जी अजय सर, पहले आप बताइए। हाँ, देखिए, यही तो लोकतंत्र की खासियत है। जो मूलभूत आवश्यकताएं अपने जीवन के लिए, स्वास्थ्य और भोजन,
के लिए जो संघर्ष करता है उसको सरकार की योजनाएं पता हो। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा की मजदूरी पर वो अपना हक ले सके, अपना राशन सही मात्रा में हासिल कर सके, यदि उसको शिक्षा प्राप्त करने का उसकी अगली पीढ़ी को मौका मिल रहा हो तो वह उसको सम्मानजनक भागीदारी से प्राप्त कर सके। तो सरकारी योजनाओं का सार्थक उपयोग बिना किसी शोषण, बिना किसी भ्रष्टाचार के यदि नागरिक को मिल रहा है, कमजोर वर्ग को, तो निश्चित तौर पर यह साक्षरता उपयोगी है। और आपने सही कहा, केवल शब्दों को पहचानने की बजाय आप अपने जीवन के अस्तित्व को गरिमा में बचाने के लिए यदि आप जानकारी रखते हैं, शिक्षा का उपयोग करते हैं, तो यही तो असली साक्षरता है। बिल्कुल। सिर्फ यही नहीं कहेंगे हम कि शिक्षा सिर्फ पढ़ने लिखने से आ जाती है, साक्षर हो जाते हैं हम। चीजों को सही गलत समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही अगर बात की जाए वर्ष 2020 की, जब कोविड-19 संक्रमण के जाल में हम रहे और अभी भी हम इस संक्रमण को झेल रहे हैं, अभी भी कोविड संक्रमण के लिए हम पूरी तरह से साक्षर हो गए हैं, क्या आप इस चीज को मानते हैं? सूरी सर, आप बताइए। नहीं, इसमें जैसे इवन अगर 90% भी आंकड़े कहते हैं, हाँ, और 10% भी आंकड़े नहीं है साक्षर ये कहते हैं, तो भी एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि साक्षरता का जो गुणांक है या जिस तरह से हम उसको मेजर करते हैं वो अगर सही नहीं होगा तो आंकड़े का कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने कहा कि पढ़ना, लिखना और समझना, ये तीनों चीजें हैं साक्षरता में। अब ये कोविड में जो 500 पिछले 500 दिन निकले हैं, इसमें साक्षरता का मायने ही अलग हो गया, क्योंकि सब चीज ऑनलाइन हो गई और जो बच्चे स्कूल जा रहे थे वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। 37% बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है, उन तक तो शिक्षा पहुंच ही नहीं रही थी। तो मुझे लगता है ये 500 दिन के जो साक्षरता है उसको अपवाद मानते हुए, हाँ, अगर जो भी कोशिशें सरकार ने की या नहीं की, हाँ, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, जीवन मूल्यों पे कम से कम हमारे घरों में जो माँ बाप सिखा सकते हैं बच्चों को, उसको भी साक्षरता में लिया जाना चाहिए। या जीवन को समझने की क्षमता जो है और जीवन यापन करने की क्षमता, ये दोनों साक्षरता में आते हैं। और रही बात जो इन्होंने करप्शन की बात कही या भ्रष्टाचार की बात कही, मैं उसको इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि वो भी हम ही लोग हैं, जो साक्षर लोग हैं वो लोग भी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। हाँ, तो साक्षरता से इसको जोड़ना ठीक नहीं, ये हमारी मानसिकता से जुड़ी हुई चीज है। पहली बात है हम लोगों को साक्षर बनाए, सक्षम बनाए। बिल्कुल सर, लेकिन पहले जब कोविड का दौर नहीं था तब हम स्कूल जाते थे, हम पढ़ते थे, हम कॉपियों में लिखते थे, हमारे पास मोबाइल फोन रखने से हमें शिक्षक भी मना करते थे। लेकिन अब ये दौर ऐसा आ गया है कि हम जा नहीं सकते क्योंकि संक्रमण फैलता है। अब बच्चों के पास लैपटॉप्स है, मोबाइल्स हैं, लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं, जैसे गांव में अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी अगर मोबाइल, लैपटॉप्स दिया जा रहा है, लेकिन वो इसके लिए अभी भी साक्षर नहीं है। यहाँ पर भी एक चुनौती है कि उन्हें कम से कम जो गैजेट्स है उनका इस्तेमाल करने के लिए उन्हें उस चीज से भी साक्षर किया जाना है। तो ये भी एक चुनौती है। ये एक चुनौती है और इससे ज्यादा एक और चुनौती है मैम, कि आज एक अलग चुनौती आ गई है कि हमारे जो बच्चे हैं या जो अगली पीढ़ी है वो टेक्नोलॉजी से ज्यादा कंफर्टेबल है और हमारे जो टीचर हैं जो पढ़ाते हैं उनके पास ज्ञान है लेकिन टेक्नोलॉजी की चुनौती उनके पास ज्यादा है। तो ना सिर्फ बच्चों को टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करना है उससे साक्षर बनाना, टीचरों को भी जरूरत पड़ गई कोरोना में कि हमको उनको भी साक्षर बनाना पड़ गया। ये चुनौती थी, मगर टीचरों ने, कल शिक्षक दिवस निकला, उन टीचरों ने कोरोना वॉरियर्स की तरह उस तकनीक को सीखा और अपना ज्ञान बच्चों तक पहुंचाया। तो अगर एक वयस्क या एक बुजुर्ग सीख कर बच्चों तक ये बात पहुंचा सकता है तो बच्चों के लिए सीखना ज्यादा आसान होता है। मुझे लगता नहीं है कि आज के बच्चों को ये सिखाना ज्यादा चैलेंजिंग होगा। हाँ, उनके पास नेटवर्क ना हो, उनके पास मोबाइल ना हो, लैपटॉप ना हो, ये एक चैलेंज जरूर है। हाँ, लेकिन सर कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जरूरी है, क्योंकि लैपटॉप खरीदना और मोबाइल खरीदना सबके बस की बात नहीं है। छोटे बच्चों के पास तो नहीं होता है और उनके पेरेंट्स भी नहीं जानते कि किस तरीके से मोबाइल फोन चलाया जाता है। और आज भी अगर मैं बात करूं तो जो पहले के समय में जो फोन्स आते थे
जो सिंपली सिर्फ हम कॉल करते थे जिनसे, वो भी आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें भी ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें भी साक्षरता की कहीं ना कहीं अभी कमी मैंने है। कहा आपको 1/3 लोगों के पास नहीं है, मैं मान रहा हूं ये चीज कि 1/3 लोगों के पास नहीं है। हाँ, 37% में आंकड़े दे रहा हूं आपको। लेकिन इस चुनौती को अगर हम छोड़ दें कि उन बच्चों को हम रास्ते पे छोड़ दें, हाँ, कि कुछ नहीं कर सकते हम आप तक पहुंच, तो कल एक उदाहरण मुझे लगा, बैतूल का कोई कमलती देवी थी, हाँ, वो 29 किलोमीटर जाकर 29 बच्चों को डेली पढ़ा रही है इस कोरोना के समय में, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया। तो वो भगवान से कम नहीं है वो महिला जो पिछले 500 दिनों में उन बच्चों, एक इसके अलावा माइक से जिस तरह से पढ़ाई हो रही है कुछ जगहों पे, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। सर, क्या लगता है कोरोना संक्रमण का दौर खत्म होता है तभी मोबाइल और टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर हावी रहेंगे? हाँ, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है उसमें टेक्नोलॉजी का एक अलग चैप्टर बना हुआ है। हाँ, उसमें उसका कहना है कि दूरस्थ इलाकों में जहां आदमी नहीं पहुंच सकता या जहां टीचर नहीं जाना चाहते वहां टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। ये कोरोना के पहले की बात बता रहा हूं मैं। तो आगे चल के मुझे लगता है कि हम इंसान को तो रिप्लेस नहीं कर सकते एज ए टीचर, लेकिन हाइब्रिड मॉडल जरूर होगा कि जहां हमारी पहुंच नहीं है, यहाँ जहां टीचर आज नहीं उपस्थित है, वहां टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए। कोई बुराई नहीं है इसमें। जी बिल्कुल। अगर बात करूं, निरक्षरता अंधेरे के समान है, वही साक्षरता प्रकाश के समान है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर होना जरूरी है। क्या आप मानते हैं कि हमारे देश की अगर हम बात करें, प्रदेश की बात करें, गांव गांव घर घर साक्षर हो गया अजय सर? अजय सर, क्या ये कहा जा सकता है कि हमारा प्रदेश गांव गांव घर घर साक्षर हो चुका है आज के इस दौर में भी? नहीं, मैं इसको नहीं स्वीकार करता हूं, क्योंकि सरकार के जो दावे होते हैं वो कमोबश हवाई दावे होते हैं और आत्म प्रशंसा से मुक्त होते हैं। तो निश्चित तौर पर ग्रामीण इलाकों में स्थिति बदतर है। आप ग्रामीण इलाके या जो शहरी इलाकों में कमजोर वर्ग के बैंक ट्रांजैक्शन आप देखिए, पोस्ट ऑफिस से आप ट्रांजैक्शन देखिए, वो वहां पे आज भी अंगूठा लगाते हैं, वो हस्ताक्षर नहीं करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये कई बार उजागर हो चुका है कि सरकारी दावों के बावजूद साक्षरता 100% नहीं है। मेरे ख्याल से समाज के जिम्मेदार लोगों को भी बाहर आना पड़ेगा। सरकारी एजेंसियों के दावों का क्रॉस चेक करें, अपने आसपास वंचित गरीब कमजोर वर्ग को यदि वो शिक्षित करें तो शायद इसका सार्थक परिणाम होगा। बिल्कुल। हर जगह, हर घर घर की मैं बात करूं, बहुत सारी योजनाएं चला रही है सरकार साक्षरता के लिए, शिक्षा के लिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो है जो अभी भी है, क्योंकि हमें साक्षर अगर हम होंगे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और हम सब जो आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी कमी के चलते हम लोग बेरोजगार हैं, हम फिर भी हम सोच रहे हैं साक्षर बनेंगे तो लोगों को काम भी मिलेगा और लोग अपने बारे में सोच सकेंगे। इस बात को आप कितना मानते हैं अजय सर? हेलो अजय सर, एक बार क्वेश्चन। हाँ जी, मेरा कहना यह है कि हमारे देश में सरकार बहुत योजनाएं चला रही है साक्षरता के लिए, शिक्षा के लिए, कहाँ कमी नजर आ रही है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका मूल्यांकन निष्पक्ष गैर सरकारी माध्यम से होना चाहिए। सरकारी योजनाओं के आंकड़े कभी भी ये नहीं बताते कि सरकार की असफलता है या उसने अपना टारगेट पूरा नहीं किया है। गैर सरकारी, प्रतिष्ठित, सामाजिक स्तर पर यदि मूल्यांकन हो, थर्ड पार्टी ऑडिट हो, तो निश्चित तौर पर हम ये मानेंगे कि सरकारी योजनाओं का रिजल्ट आपको सही मायने में एक्सपोज होगा। अभी तो ये होता है कि सरकार ने जी। सूरी सर, ये बताएं कि शिक्षा को लेकर समय समय पर जो अभियान चलाए जा रहे हैं, अगर मैं बात करूं सर्व शिक्षा अभियान की, प्रौढ़ शिक्षा अभियान की, मिड डे मील योजना की या राजीव गांधी साक्षरता मिशन की, तो कहीं ना कहीं ये योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करूं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो लोग जागरूक है, अपने बच्चों को स्कूल के लिए भेजते हैं, हर बच्चा, हर घर में जितने बच्चे सब स्कूल जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में
कमाई के लिए बच्चों को आज भी स्कूल नहीं भेजा जाता है? कहीं ना कहीं कि हमें स्कूल में पैसे देने पड़ेंगे या कोई ना कोई वजह होती है कि वो स्कूल नहीं भेजते हैं, जिससे बच्चे साक्षर नहीं हो पाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते हैं। फिर आगे वो अपना जीवन यापन किस तरीके से करेंगे? मुझे तकलीफ है कि हम मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि सरकारी आंकड़े गलत हैं, एक बार मान लेते हैं एक बार, हाँ? और हम निष्पक्ष ये भी जांच भी करवा लें तो भी मान लीजिए 10% और कम निकल के आ गया। लेकिन आप अगर 80% 85% साक्षर हैं तो मैं ये मानना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में भी जो माँ बाप है, चाहे कितनी भी कठिनाई में हो, वो बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। और मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूं कि मिड डे मील जो है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि प्रोत्साहित करें कि आप आए, अगर आप गरीब भी हैं तो आपका खाना यहाँ उपलब्ध है। हाँ, ये अलग बात है कि खाने से भी आप कमाई कर रहे हैं तो वो अलग अलग चीज है, लेकिन साक्षरता को बनाने के लिए कई ऐसी योजनाएं बनी है जिससे बच्चों को स्कूल में लाया जा सके या प्रोत्साहित किया जा सके। इन बातों को नकारा नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात है, ये सोचना जरूरी नहीं है कि हम हर चीज सरकार को कटघरे में खड़ा करें। समाज क्या कर रहा है ये एक बात और चीज है जो हम करते नहीं। हम खड़े करते हैं बहुत सारे सवाल, उनके जवाब हमारे पास भी नहीं होते, न सरकार के पास होते। तो समाज को भी उठकर, समाज सेवी संस्थाओं को भी ऑडिट करें और ऑडिट के बाद सॉल्यूशन भी सुझाएं कि भाई हम भी साथ मिलेंगे। हाँ, धर्म के जो संस्थाएं हैं वो भी स्कूलों में योगदान दें। इस तरह का काम अगर करेंगे तो मुझे लगता है सिर्फ सरकार पे थोपने से ज्यादा अच्छा है कि हम भी सहयोग करें। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्रों में जहां पर शिक्षा के लिए दूर दूर लोगों को स्कूल जाना पड़ता है, उन्हें भी जागरूक होने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ऐसे माँ बाप को जागरूक होने की जरूरत है कि वो अपने बच्चों को किसी भी हालात में पढ़ाएं जरूर, ताकि क्योंकि वो जब अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी वो उम्मीद बनेंगे और खुद के लिए भी अच्छा एक जीवन जो है वो बना पाएंगे। बिल्कुल होगा। इसमें एक चीज और है कि रोजगार और साक्षरता दोनों इंटरलिंक्ड है। रोजगार जो है वो सरकार नहीं दे पा रही है, ये तो हम भी मानते हैं कि आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन सक्षम बनाना साक्षरता का काम है और वो करना चाहिए सरकार को, और उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। अभी तो साक्षरता को लेकर हमने बात की है, लेकिन अब हम बात करेंगे पॉजिटिव कि बेहतरीन शिक्षा पद्धति कैसे हो सकती है। इसमें अजय सर, पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए, मैं इस पॉजिटिव मामले में एक ही चीज कहूंगा कि शिक्षा आपकी पहुंच में हो, शिक्षा निशुल्क हो। महंगी शिक्षा और महंगे हॉस्पिटल ये लोकतांत्रिक के मूल्यों के विरुद्ध हैं। ये शिक्षा से आदमी डिस्करेज क्यों होता है? क्योंकि आप बेहतर शिक्षा के लिए जो पहले सरकारी स्कूल थे वो अब पूरी तरह से उनकी गुणवत्ता पे असर पड़ा है, निजी स्कूलों की तरफ बढ़े हैं। तो निश्चित तौर पर हमें सरकार को इस संवैधानिक नागरिक के अधिकार का सम्मान करते हुए जहां वो रहता है उसकी न्यूनतम दूरी तय करते हुए उसकी पहुंच में निःशुल्क और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करें। जी सूरी सर, आपसे जानना चाहूंगी बेहतरीन शिक्षा पद्धति कैसी हो सकती है और किस तरह से हो सकती है, आप अपनी राय रखिए। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मैं स्कूल नहीं गया और आज आपसे मैं बात कर रहा हूं। हाँ, तो कुछ चीजें हैं जो हम स्कूलों में सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि उसकी जानकारी देनी है। हाँ, उससे ज्यादा और कुछ उसका उद्देश्य नहीं होता। तो इवन जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है वो, उसमें भी कुछ ऐसी चीजों की बात कही गई है कि जीवन यापन के लिए जरूरी जो कौशल हैं उनको ज्यादा बेहतर दिया जाए, ना कि सिर्फ अंक गणित और अंग्रेजी या इस तरह की चीजों पर ज्यादा। जी, और अगर इसके साथ ही अगर मैं बात करूं साक्षरता को, ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो आपके नजरिए में वो कौन से कारक होंगे? एक तो माता पिता, साक्षरता के दो रूप हैं जो सरकार ने इंगित किया है। पहला यह है कि
बच्चों की साक्षरता, हाँ, जिस पे मैं कह सकता हूं कि काम अच्छा चल रहा है। जो बात कर रहे हैं ये अंगूठा लगाते हैं जो लोग, तो वो है प्रौढ़ साक्षरता। प्रौढ़ साक्षरता में बिल्कुल काम खराब हुआ सरकार की तरफ से। हम अगर दोनों को मिला दें और उसको बोल दें कि ये चीज नहीं हो रही है, तो वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। जी अजय सर, साक्षरता को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से आपकी राय में ऐसे कौन से कारक हैं जो शिक्षा को ज्यादा प्रभावित करते हैं, साक्षरता को ज्यादा प्रभावित करते हैं? आवाज नहीं आ रही। हमारा जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है वह आम नागरिक को जोड़ सके जो शिक्षा से वंचित है, और जो बच्चे निश्चित तौर पर कमजोर वर्ग के हैं उनको मनोरंजन और रोचक रहे, जिससे कि सरकार की समस्त योजनाओं के वो अहम भागीदार बन सकें। और शिक्षा का अर्थ ये अभी एक अच्छी बात हुई कि रोजगार मूलक शिक्षा, यानी केवल डिग्रियों का संग्रह ना हो, अच्छी गुणवत्ता हो और जीवन बेहतर यापन करने के लिए कर सकें। मेरे ख्याल से यही महत्वपूर्ण उद्देश्य होने चाहिए। जी, क्या आप गरीबी मान सकते हैं कि प्रभावित करता है कहीं ना कहीं साक्षरता को? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि गरीबी और वंचित वर्ग को यदि अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा सरकार प्रदान करे तो निश्चित तौर पर यह समस्या का समाधान होता है। शिक्षा मनोरंजन के साथ हो जो नौनिहालों को आकर्षित करे। हमने मिड डे मील प्रारंभ किया कि एक कमजोर और गरीब वर्ग का यदि विद्यार्थी है तो उसको एक सम्मान के साथ उसको शिक्षा के साथ भोजन मिले और कुपोषण और अन्य समस्याओं को दूर करे, तो बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हो और नवीनतम जो शिक्षा प्रणाली या जो शिक्षा के प्रयोग पूरे विश्व में हो रहे हैं उससे हमारा जो गरीब वर्ग है वो जुड़ सके, उसमें शिक्षा के प्रति आकर्षण हो। और मैंने ये कई जगह देखा है कि जहां पे सरकार ने बालिग को साक्षर घोषित किया है, उसी परिवार में नाबालिग शिक्षा से वंचित है। तो शिक्षा का जो प्रवाह है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। यानी मजदूर यदि साक्षरता के नाम पे कहा गया है कि वो साक्षर हो गया है लेकिन उसके बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो यह हमारा दोष है और हमें इस समस्या का समाधान इस तरह से लाना है कि वो स्कूल से भागे ना, स्कूल से जुड़े। जी, ऐसे कौन से फील्ड्स हैं जहां पर अभी साक्षर होना जरूरी है? सूरी सर, ऐसे कौन से फील्ड्स हैं जहां पर साक्षरता जरूरी है? अगर हम सिर्फ बात करें कि स्कूल में पढ़ाई कर लें, कॉलेज में पढ़ाई कर लें, एमबीए पढ़ लें, इंजीनियरिंग कर लें, तो क्या माना जाएगा कि हम साक्षर हैं? उतनी भी जरूरत नहीं है साक्षर बनने के लिए। अगर आप बोलते हैं एमबीए कर लो, इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है। उसकी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि आप पढ़ लिख और समझ सकते हैं। हाँ, यानी आप ये भी मान लीजिए कि अगर मैं हस्ताक्षर करना चाहता हूं और हस्ताक्षर कर लेता हूं तो मैं कई बार साक्षर माना जाता हूं सरकार द्वारा। तो ये इन आंकड़ों में हम ना जाए कि साक्षरता इतना है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि एक पीढ़ी साक्षर हो गई सरकार के हिसाब से और वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, इसका मतलब वो जिंदगी समझ नहीं रहे। और साक्षरता का एक मूल सिद्धांत है कि आपको जिंदगी समझनी पड़ेगी। हाँ, तो कहीं ना कहीं साक्षरता के आंकड़ों में गलती है। हाँ, तो साक्षरता हमको बेहतर समझ के उसका आकलन बेहतर तरीके से करें और उस पे उपाय करें कि उसको कैसे बेहतर कर पाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल सर, लेकिन जो मेरी चिंता का विषय है वो ऐसे क्षेत्र हैं जो गांव में भी काफी दूर, छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं, वहां पर बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करें? देखिए, राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार कानून में 1 किलोमीटर दूर में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। हाँ, और मुझे लगता है 1 लाख गांव अभी छूटे हुए हैं इससे,
इससे छूटे हुए हैं। वो 1 लाख गांव तक पहुंचना जरूरी है, तभी हमें साक्षरता का मतलब पता चलेगा। आज जितनी जानकारी हमारे पास है, उसके हिसाब से साक्षरता हम निकाल रहे हैं, और जिन जगह में छूटा हुआ है उसको हम छोड़ दे रहे हैं जी। तो ये बहुत कन्वीनियंट है। बिल्कुल सर, अब कहीं ना कहीं लोगों को साक्षर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। साक्षरता दिवस पर लोगों को पढ़ाने का काम करने वाली संस्थाओं को इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाता है ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिलता रहे। इस दिन हम ये प्रण करें कि हमारे देश को पूरा साक्षर में हम कोई ना कोई प्रयास जरूर करेंगे। इस दिन फैलाई गई साक्षरता की लहर आने वाले सालों में साक्षरता के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव ला सके। एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और अपने कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के सामने रखी, साथ ही उन्हें जागरूक भी किया। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सूरी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप भी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।